छात्र मित्रों, मान जा मेरे मन, यह पाठ हमने देखा है। आज हमें उस पर आधारित स्वाध्याय देखने हैं, पूरे पाठ पर आधारित, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। मान जा मेरे मन। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है, सूची तैयार कीजिए। सूची मतलब लिस्ट बनानी है आपको, किसकी? तो पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द कौन कौन से? पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द। अब अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कौन कौन से किया है यहाँ पर देखिए, टेबल, उसके बाद में डॉक्टर, यह शब्द भी अंग्रेजी से है। उसके बाद में आप ढूंढ कर इसमें लिखिए, क्योंकि आपको बहुत समय लगेगा इसमें ढूंढ ढूंढ के लिखने में, बराबर है ना। बाइस्कोप आदि शब्द जो है वो अंग्रेजी है, इसको आप ढूंढ कर लिखिए। मशीन, तो ये शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द है, इसको आपको इसकी यादी बनानी है, उसकी सूची बनानी है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। उसके बाद में देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। बीचों बीच दिया है आपको, संजाल में ऐसी आकृति दी है आपको, इसके बीच में लिखा है लेखक ने सपने में देखा। अब लेखक ने जो सपना देखा था उसमें क्या क्या देखा था यह हमें बताना है। तो क्या देखा था कि लेखक तेजी से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेखक तेजी से दौड़ रहा है। आगे देखिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, और कुत्ते क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। गाय रंभा रही है, मुर्गे बाग दे रहे हैं। ये पूरा संजाल आपका पूर्ण हो चुका है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, थोड़े विचार करने लायक है। ये स्वमत अभिव्यक्ति की तरह प्रश्न है, ये स्वमत अभिव्यक्ति ही है। आपको कहा है, मान जा मेरे मन निबंध का आशय अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। वो निबंध का आशय जो है, निबंध का सार जो है, वो आपको अपने शब्दों में बताना है, अपनी भाषा में बताना है कि उसमें क्या बताया गया है। तो इसके पॉइंट लिख लेना, सिर्फ पहले उस पॉइंट के हिसाब से चलना। सबसे पहला वर्ड लिखना हास्य व्यंग, मतलब ये जो निबंध है वो क्या है? एक हास्य व्यंग है। मान जा मेरे मन, यह एक हास्य व्यंग है। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें मन अनियंत्रित होने के दुष्परिणामों को अधोरेखित किया गया है या अंकित किया गया है। मन जब अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित होना मतलब क्या होना? बेकाबू हो जाता है, तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, क्या परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, इसका अंकन, इसका लेखन इस पाठ में किया गया है। बाद में तीसरा पॉइंट हम लेंगे, क्या सही में इस लेखक ने देखा कि इसमें लेखक मन को काबू में कर पाए क्या? नहीं। तो तीसरा पॉइंट हम लेना है, मन को मनुष्य काबू करने में कैसा है? असमर्थ है। मन को वो काबू में कर सकता नहीं। अरे इसके लिए तो भाई बहना भाई हमारे कवियत्री ने भी कहा है, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर, मराठी में कहा है, किती हाकला हाकला फिर येते पिकावर। मन जो है वो किसी की सुनता नहीं, अभी यहाँ रहता है तो पल में घर जाकर आ जाता है। तो इसलिए मनुष्य जो है वो अपने मन पर काबू पाने में कैसा है? असमर्थ है। ये इस पाठ में दर्शाया गया है। ये उसमें आशय में पॉइंट लिखना है आपको, मतलब आपको किस तरह लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अध्यापक, मतलब आजकल के अध्यापक की जो परिभाषा बदल गई है। मार्ग बताना ये हमारा काम है, चलना आप ही को है, मार्गक्रमण आप ही को करना है। तो ये सिर्फ मार्ग बताने का हम करते हैं, मार्गदर्शक कहा जाता है आजकल। तो मन को काबू में करना कैसे? वो असमर्थ है। बाद में देखिए, चौथा हम ले सकते हैं लेखक की लापरवाही। लेखक कैसा है? तो लापरवाह है। उसके बाद में उदासीन है। लेखक की लापरवाही के कारण और उदासीनता के कारण वो मन पर विजय पाने में क्या हो गया है? असमर्थ हुआ है, और जिसके कारण मन को क्या किया गया है? विजयी घोषित किया गया है। मन जीत चुका है, मतलब मन ने जीत हासिल कर ली है, यह भी इसमें बताया गया है। बाद में मन और शरीर ये कैसे हैं? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इच्छा हुए आदमी कुछ कर सकता नहीं है, और मेरी कितनी भी इच्छा हो गई तो बिना शरीर के मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी इच्छा हो गई क्लास बंद करो और चले जाओ यहाँ से, लेकिन शरीर अगर यहाँ से हिलने को तैयार नहीं होगा तो मैं यहाँ से हिल पाऊंगा क्या? नहीं। मतलब शरीर के साथ शरीर की सहायता मन को आवश्यक है, मतलब मन जो है वो शरीर के बिना कुछ कर सकता नहीं। वैसे ही शरीर भी मन के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं जाना मुझे यहाँ से जाना है, शरीर जाने के लिए तैयार है, लेकिन मन ने अनुमति नहीं दी, नहीं जाना नहीं है, ये रुके रहो। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के लिए पूरक है। तो दोनों साथ में रहकर अगर काम करेंगे तभी मनुष्य का विकास हो सकता है। और इसी
अनबन को इस पाठ में दर्शाया गया है। इस तरह का आप मान जा मेरे मन का आशय लिख सकते हो। ये समझ में आया? आगे देखिए, आपको भाषा बिंदु दिया है जो व्याकरण का हिस्सा है, उसको दिया आपको रेखांकित शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। आपको रेखांकित शब्द दिए है, उसका उपसर्ग अलग निकालना है और प्रत्यय अलग निकालना है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो आरंभ में जो शब्द लगता है और नए शब्द की उत्पत्ति होती है वो उपसर्ग। उदाहरण के तौर पर दे दीजिए यहाँ पर साहस। साहस ये शब्द है, मूल शब्द, हमने उसको लगा दिया दूह। दूह मतलब उसके सामने 2 पॉइंट, मतलब उसको कहते हैं विसर्ग। तो दूह प्लस साहस तो बन गया वो दुस्साहस। क्या शब्द बना है? दुस्साहस। तो ये दुस्साहस शब्द क्या हो गया है? उपसर्ग युक्त शब्द दूह। या फिर समाज लगा दिया, तो समाज के सामने असमाज, तो अ यह क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। आरंभ में जो लगता है और नया शब्द बनता है तो वो उपसर्ग। और मूल शब्द के अंत में जब प्रत्यय लगता है और किसी नए शब्द की निर्मिति होती है तो वो कहलाता है प्रत्यय। और प्रत्यय शब्द के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये 2 उसके क्या है? भेद, जो आपको 10वीं कक्षा में है। कृदंत और तद्धित शब्द का भेद बन, तो ये आपको 10वीं कक्षा में है। मैंने आपको सिर्फ उसके भेद बता दिए। तो प्रत्यय अंत में लगकर नया शब्द निर्माण होता है, प्रत्यय, उसे प्रत्यय कहते हैं। आरंभ में लगकर नया शब्द बनता होगा तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो आपको कुछ दिए यहाँ पर, आपको उसको अलग अलग करना है। देखिए, एक उदाहरण आपको दिया है, जैसे साहस, दुस्साहस, दू लगा दिया और इधर ई लगा दिया, प्रत्यय लगा करके बना दिया उसको साहसी। तो आपको आगे का देखिए, गर्मी के कारण बेचैनी हो रही है, तो उसमें बेचैनी को क्या किया है? अधोरेखित किया है। तो मूल शब्द क्या है उसमें? चैन। चैन यह मूल शब्द है। बे उपसर्ग लगा हुआ है और ई प्रत्यय लगा हुआ है। असामाजिक गतिविधियों के कारण वह दंडित हुआ, तो असामाजिक को अधोरेखित किया है, तो उसमें अ क्या है? उपसर्ग है। समाज यह मूल शब्द है और इक यह उसको प्रत्यय लगाया है। व्यक्ति को हमेशा परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। अब यहाँ पर परोपकारी को अधोरेखित किया है, तो उसमें उपकार यह मूल शब्द है, पर यह उपसर्ग है और ई जो है वो उसको क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान पाते हैं। इस वाक्य में स्वाभिमानी को अधोरेखित किया गया है। तो स्व ये उपसर्ग है, अभिमान यह मूल शब्द है और इसमें ई जो है वो क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो बन गया शब्द स्वाभिमानी। उसके बाद में देखिए, आपको मानो मुझे अपमानित कर रहा हो, मानो मुझे अपमानित, तो अपमानित को अधोरेखित किया गया है, तो इसमें मूल शब्द है मान, उसमें उपसर्ग लगा हुआ है अप और प्रत्यय लगा हुआ है इत। प्रत्यय कौन सा है? इत। तो शब्द बन गया अपमानित। तो इस तरह इस पर आधारित हमने स्वाध्याय भी देख लिए हैं। इसके ऊपर की जो परिच्छेद पर आधारित प्रश्न अगर बनाने या ज़्यादा की जो प्रैक्टिस हमें लेनी है